नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का यह जो सेशन है यह एमपी-टेट मेंस 2025 क्लास 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। 31 अगस्त को संभावित डेट आई है नोटिफिकेशन में, और परीक्षा का फॉर्म भी भरा जा रहा है, कल से ही भरा जा रहा है 18 तारीख से। तो इसमें क्या है कि आप सभी को सिलेबस भी दिया गया है अच्छे से, डिटेल से। आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके, डिटेल नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे पड़ा हुआ है। तो इसमें हम आपको संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। जैसे सोशल साइंस का जो सेगमेंट है उसमें सोशल साइंस ही लिखा है, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है सिलेबस में वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें 20 क्वेश्चन का जिक्र किया गया है, तो 20 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं आप सभी के। और साइंस का सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा वेटेज इसका किया गया है, 10 क्वेश्चन इसमें अधिक आएंगे, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में जो है हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें कि 15-15 प्रश्न आएंगे। और साथ ही साथ जो मैथ के प्रश्न हैं वो लगभग 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं। 100 में यदि आप 80 प्लस स्कोर कर लेंगे तो फिर आप समझिए कि आपका एक सीट फिक्स है। 80 प्लस से नीचे तो भी आएगा तब भी आपका हो जाएगा, लेकिन पहले से अगर 70 चाहिए तो 80 प्लस के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें जो एनसीईआरटी एससीईआरटी के जो प्रश्न हैं उसको शामिल किया गया है, और साथ ही साथ इसकी बुक्स अगर कोई पढ़ सकता है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का तो अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमपी में जो है बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की ही चलती हैं वहाँ पे, बस कवर उसका चेंज रहता है। इसमें जो है कि आप 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, इसको आपको इसी चैनल पर मैराथन लेके या फिर एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करा जाए, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ाना संभव नहीं है। एमसीक्यू के माध्यम से ही इतने कम टाइम में चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो आज हम सभी लोग देखेंगे सोशल साइंस के प्रश्न। ऐसे अल्टरनेट दिन पर आपको मिलते रहेंगे प्रश्नों की श्रृंखला। कभी मैथ्स का करवा दिया जाएगा, कभी लैंग्वेज का करवा दिया जाएगा, कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का। तो आइए आज के प्रश्न को देखते हैं, और आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी और रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो पेपर होने वाला है वो सभी के लिए नया है, क्योंकि न्यू पैटर्न पर है ना। पहले ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ था। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो ना। आइए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रकार की सरकारों को उनकी परिभाषित विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। यहाँ A1 A2 A3 करके दिया गया है, यहाँ B1 B2 B3 करके दिया गया। तो लोकतंत्र यहाँ दिया गया है A1 में, साम्राज्य दिया गया है A2, प्रतिनिधि लोकतंत्र A3 दिया गया है। तो इसको स्तंभ बी से मैच कराना है। तो सरकार जहाँ सत्ता विरासत में मिलती है, नागरिक निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, निर्वाचित पदाधिकारियों और नागरिक भागीदारी पर आधारित सरकार। तो यहाँ आप सभी लोग देखेंगे जैसे सरकार जहाँ सत्ता विरासत में मिलती है, जहाँ विरासत में मिलेगी उसका तो हमें हो जाएगा साम्राज्य, ठीक है ना। तो विरासत का हम साम्राज्य कर लेंगे। तो बी का A2 का B1 हो जाएगा। तो A2 का B1 यहाँ दिया गया है, A2 का B1 यहाँ दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो वह प्रतिनिधि लोकतंत्र में जाएगा। तो B2 या A3 इसको आप यहाँ से मैच करा दीजिए। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र B2, यानी A3 जो होगा वह आपका B2 में शामिल होगा। A3 B2 यहाँ है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, A3 B3 दिया गया है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो आप लोगों को यहाँ निकल के आ रहा होगा आंसर 4। एक और बचा है, इसको भी आपको बता देते हैं। निर्वाचित पदाधिकारियों और नागरिक भागीदारी पर आधारित सरकार। तो निर्वाचित पदाधिकारियों और नागरिक भागीदारी पर आधारित सरकार
तो यह लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको हम A1 से मैच करा देंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आधारित बेस पे हैं या फिर आपको शब्दों पर पकड़ है तो आप अच्छे से इसको मैच करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च संस्थान माना जाता है? सर्वोच्च संस्थान, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन। तो सर्वोच्च संस्थान इसमें किसे माना जाएगा? बहुत से लोगों का दिमाग प्राकृतिक संसाधन पे जा सकता है, लेकिन यह इस प्रश्न का राइट जवाब नहीं बनेगा। सर्वोच्च संस्थान में मानव संसाधन आते हैं, क्योंकि मानव के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती हैं, तो इसीलिए सर्वोच्च संस्थान मानव को ही माना गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। हाँ, आपको प्रश्नों को बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पर आपको कम टाइम में कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ आपको 120 2 घंटे 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। सॉरी, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कितना टाइम मिलेगा। कल के वीडियो में आपको यह सूचित कर देंगे कितना टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको प्रश्नों को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के तुरंत टिक करना रहता है। इतना ही टाइम आपके पास रहता है कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए। तो ज़्यादा व्याख्या के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत पहले से पढ़ा होगा। व्याख्या यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बस आप शब्दों को छांट ले जाएँ, ऑप्शंस को चूज कर ले जाएँ, यह आपके लिए पर्याप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? अतिस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्थिर अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति अंतर। तो स्थिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? दोनों एक साथ साथ चलते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के सह अस्तित्व, ये तीन जो मैंने यहाँ रेखांकित किया है, यह इस प्रश्न का की पॉइंट है। इसके तहत आप सभी लोग समझ पाएंगे कि इसमें जो मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है, उसी में इन सब चीज़ों का जिक्र रहता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स जो भी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा होगा, चैप्टर वाइज, जो मुद्रास्फीति का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको अवश्य ही बताया गया होगा। अगर नहीं पता है वहाँ पे, तो आप यहाँ याद कर लीजिए बस। कभी भी आपको मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के सह अस्तित्व पर कोई प्रश्न बनता है और ऑप्शन में मुद्रास्फीति जनित मंदी है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौद्रिक नीति से आपका क्या अभिप्राय है? राजस्व विभाग की नीति जो अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। केंद्रीय बैंकों की नीति जो अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने की मदद करती है। यहाँ देखिए राजस्व विभाग लिखा गया है, यहाँ केंद्रीय बैंक की नीति, इसको हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं ताकि आगे समझने में मदद मिले। अब केंद्र सरकार की नीति जो अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यापक, उसमें भी वही दिया गया है। बस इतना ही चेंज है सब में। यहाँ केंद्र सरकार लिखा है, यहाँ केंद्रीय बैंक लिखा है, यहाँ राजस्व बैंक लिखा है। अब देखिए सब में सेम है, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए ये चीज़ें। यह वित्त मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है, यहाँ वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो आप इसमें जो है, जब मौद्रिक नीति पढ़ते हैं, तो जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जैसे यहाँ अपने यहाँ आरबीआई ही चीज़ों को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय बैंक की नीति जो अस्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। मौद्रिक नीति का अभिप्राय यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मौद्रिक नीति कंट्रोल करने के लिए आपके पास रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, फिर ऐसे करके 7-8 टर्म आपके पास रहते हैं, OMO, और भी 2-3 टर्म है तो याद नहीं आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः वही शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वलन, संधि, भ्रंश, दरार।
प्रश्न को अच्छे से फिर एक बार पढ़ेंगे। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः वही शैलपिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस चीज को कहेंगे भ्रंश। भ्रंश की जब घटना होती है तभी यह चीजें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गरीबी अंतराल, पॉवर्टी गैप क्या है? इसमें इकोनॉमिक्स के थोड़े ज़्यादा प्रश्न रखा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न आप लोग कम पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा पहले क्लास से थोड़ा जो आप कम पढ़े हों उसको ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाया जाए या करवाया जाए। तो गरीबी अंतराल, पॉवर्टी गैप क्या है? गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर, विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई, अमीर और गरीब के बीच की खाई, विकसित और विकासशील देशों में बुनियादी सुविधाओं के बीच का अंतर। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हेडले सेल तापी परिसंचरण में हवा ऊपर उठती है और अंत में कहाँ नीचे जाती है? हेडले सेल यदि आपको पता है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले इसको हम आपको टिक करवा देते हैं क्या इसमें सही है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। अंत में नीचे कहाँ आती है? मध्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, निर्वात मंडल, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब सेल, भूमध्य रेखी गर्त। तो अंत में नीचे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब सेल में आती है। जैसे हेडले ने बताया था कि जो हवा उठती है वह कैसे चीज़ों को मैनेज होता है यहाँ पृथ्वी। जैसे पृथ्वी आपका हो गया ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, ये आपका अक्षांश हो गया। तो उन्होंने हवा का जो ऐसे बताया था, ऐसे आगे वो मिल जाते हैं। तो वही उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब सेल। जिससे यहाँ से कोई हवा उठी तो ऐसे ऐसे ऊपर उठ के यहाँ आके मिल गई, यहाँ आ गए ऐसे मिल गई उच्च दाब सेल, तो ऐसे वहाँ सेल बन जाते हैं, कोष बन जाते हैं। तो फिर इसी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिजर्व बैंक के बारे में आपको अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। हिल्टन यंग आयोग, या ठीक बात लिखा गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों को पूरे देश में असीमित कानूनी निविदा घोषित किया गया है। असीमित कानूनी निविदा घोषित किया गया है, यह भी ठीक बात लिखा गया है। यदि आपको चीज़ें पता हैं तो आप ऐसे ही टिक कर पाएंगे पहले ही पढ़ते हुए, नहीं तो एक बार पढ़ेंगे फिर आपको टिक करना पड़ेगा यदि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो। वह भी सही है, प्रश्न सही होना चाहिए चाहे जैसे भी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। एकमात्र अधिकार दिया गया है यहाँ पर। अभी इस पर विचार फिर से करते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें लग रहा है कि ये गलत हो सकता है। IMF और विश्व बैंक के सदस्य के रूप में यह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी ठीक बात है। IMF और विश्व बैंक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न में जो सही नहीं पूछा है इसको आप हाईलाइट कर लेंगे पेपर में, तो जिसे वहाँ पे स्क्रीन पे आपको सॉल्व करना है तो स्क्रीन पे हाईलाइट करने का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो वहाँ ऑटोमेटिक हाईलाइट रहेगा। आप बस आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास, RBI के पास सभी मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार, यह गलत बात है। तो गलत का ऑप्शन जो होता है वही गलत पे आगे टिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली पहली बार के तहत एक राज्य की राजधानी बनी। पृथ्वीराज चौहान, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, तोमर राजपूत। दिल्ली पहली बार के तहत एक राज्य की राजधानी बनी, किसकी राजधानी बनी है?
कौन पहली बार वहाँ राजधानी अपना स्थापित करवाया था? तोमर राजपूतों ने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित करवाया था। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सही है? वे गतिविधियां जो राष्ट्रीय आय में मूल्य जोड़ती हैं आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक बात दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां संचार और बैंकिंग है। संचार और बैंकिंग, और यह प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बोला गया, ये सीधे सीधे गलत है। ये तो तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा, संचार और बैंकिंग। बाजार की गतिविधियों में वेतन या लाभ, जैसे आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है ना, तुरंत ये चीज़ें हो जाती हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पर भी आपको फोकस करना ही करना पड़ता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन को आपको लगाना पड़ता है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। यदि आप सोचेंगे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ लें, क्वेश्चन आंसर ना करें, तो फिर आपके लिए मुश्किल ज़्यादा होने वाले। जितने भी टॉपर्स होंगे आप उनको सुनेंगे तो वो हमेशा कहते हैं मैंने मॉक इतना लगाया। जितने भी टॉपर होते हैं सभी कहते हैं हमने मॉक इतना लगाया, 50 लगाया था, 100 लगाया था, 30 लगाया था। जितना भी बोलते हैं हमेशा कहते हैं मॉक हमने बहुत लगाया, 150 लगाए हैं, कोई तो 200 250 लगा देता है। तो इससे चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाती हैं मॉक लगाने से। तो ये बस मिनी मॉक आप मान के चलिए, क्योंकि मैं सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ, तो मिनी मॉक है, अपने से करना है आपको, तो आप चीज़ों को ऐसे करिए ना कि एक बार 100 क्वेश्चन आप टैकल कर लीजिए, फिर उसका किसी बुक से या फिर कोई पब्लिकेशन निकाला हो या किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर, जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो। तो आइए देखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही। बाजार की गतिविधियों में वेतन या लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं। बाजार की गतिविधियों में वेतन या लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं, ये भी ठीक बात दिया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। गतिविधि के आधार पर कौन सही है? सही में चूज करना, दूसरा जहाँ जहाँ दिया गया उसको खलास कर दो, यहाँ दिया गया तो ऑप्शन नंबर यही सही निकलेगा ना, पहला और तीसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की विशेषता नहीं है? वे आमतौर पर शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित थे। महाजनपदों में कुलीन तंत्र के निशान थे। वे प्रथम सभ्यता का एक हिस्सा थे। अब देखिए इसमें केवल 1 और 2 सही है, विशेषता नहीं है। तो क्या 1 और 2 नहीं विशेषता है इसका? केवल 3 इसकी विशेषता नहीं है, केवल 2 और 3 विशेषता नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं, वे आमतौर पर शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित थे, यह ठीक बात लिखा गया है। हमें निगेटिव खोजना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। महाजनपदों में कुलीन तंत्र के निशान थे, यह भी ठीक बात दिया गया। वे प्रथम सभ्यता का एक हिस्सा थे, यह गलत बात है, प्रथम सभ्यता के हिस्सा नहीं थे। तो निगेटिव का उत्तर निगेटिव, हमने कई बार इसको अभी ऊपर ही बताया है, निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, केवल 3। ये दोनों ठीक है, महाजनपदों में कुलीन तंत्र के निशान थे। और महाजनपद के बारे में आपको पता होगा, 16 महाजनपद थे, सबसे बड़ा उसमें मगध साम्राज्य था। इसी मगध साम्राज्य पर अशोक ने शासन किया था, एक महान शासक थे। इनके पहले बहुत से लोग शासन कर चुके थे, लेकिन ये महानतम शासकों में से सबसे अंतिम थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं? अब देखिए, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसको बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे, नहीं तो फिर आप ऐसे सोचते रहेंगे क्या कहलाते हैं, या फिर ऑप्शन आप एलिमिनेट करके मार दें। गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरण कृषि, चलवासी पशुचारण, मिश्रित कृषि। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये समझना है इसमें पशुओं का जिक्र किया गया है तो यहाँ भी चलवासी पशुचारण होगा। स्थानांतरित कृषि आपको पता होगा, झूमिंग कृषि इसको बोलते हैं। गहन निर्वाह कृषि जहाँ खेती कम होती है वहाँ प्रयोग किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, एक फसल के बीच में दूसरी
फसल का उपयोग किया जाता है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग मिश्रित खेती ही की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबियन था? जैकोबियन, तो जैकोबियन एक क्या नाम है उसका, एक संगठन था यूरोप में, उसी में जो एक सदस्य थे उन्हीं को जैकोबियन में शामिल थे, तो उन्हीं के लिए ये चीज़ें की गई थी। मराठ दिया गया है, मैडम रोलैंड दिया है, जीन रोलैंड दिया है, ब्रिसार्ड दिया गया है। तो जैकोबियन में मराठ ही शामिल थे। ये एक पत्रकार थे, वो काफ़ी फेमस पत्रकार थे। ये मतलब कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर के पक्ष में लिखा करते थे। फिर इनकी हत्या हो गई, जिसकी वजह से इसके पहले ये जैकोबियन के सदस्य बन चुके थे। फिर इनको वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया कि इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का यह प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेंगे मराठ नाम के व्यक्ति ने जैकोबियन के सदस्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान जातिगत भेदभाव के खिलाफ है? NAPM, BAM, CEF, FED, ECOR, उपरोक्त। तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो संस्था बनी थी वो थी BAMCEF। इसको कहीं कहीं पर बाम सेफ भी लिखा मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। कांसीराम जी ने इस संगठन को स्थापित करवाया था। इसमें जो है सरकारी कर्मचारी ज़्यादा शामिल थे। इसमें OBC, SC, ST और क्या नाम है मुस्लिम, उन्हीं लोगों के लिए यह बनाया गया था। सामाजिक संगठन था और इनकी जो परेशानी होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी उसको दूर करने के लिए ये संगठन तत्पर रहता था हमेशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक सामाजिक संगठन था अपने समय का, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उसमें थोड़ा उतना एक्टिव ये लोग दिखते नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना द्वारा दी गई थी। लाप्लास, जीन ब्रूनहेस, RS मॉर्गन, TC चैम्बरलिन। 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना, तो नेबुलर परिकल्पना कब हुई थी? 1796। आप इसको भी याद रखेंगे, इसको देने वाले लाप्लास महोदय थे, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में है 7 अनुसूचियाँ हैं, 9 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं ऑप्शंस को, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की, आप लोग याद कर लेंगे जिसको पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की यह पार्टी है। यह एक क्षेत्रीय दल है, यह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं है राष्ट्रीय, तो यही राजनीतिक दल नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। बहुत BSP, इसको शॉर्ट फॉर्म में BSP बोला जाता है और इसको BJP बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC, इसको बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तीनों पार्टियां राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में 6 राजनीतिक पार्टी
राष्ट्रीय जल हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 3 पार्टियाँ दिख रही हैं। 3 पार्टियाँ और हैं, इसमें एक आम आदमी पार्टी आ जाएगी, एक आपको मिल जाएगा इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, और एक आपको मिल जाएगा NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये पूर्वोत्तर की पार्टी है। CPI जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी, ज्योति बसु जी ने इसको स्थापित करवाया था। आम आदमी पार्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको स्थापित करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। NPP कॉनरेड संगमा जी इसको स्थापित करवाए थे। इसका स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। जिससे INC की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1855। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी पेपर में आ जाता है मैच कराने के लिए। BJP की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980। BSP की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984। आम आदमी पार्टी की स्थापना वर्ष है 26 नवंबर 2012। आप पूरा मंथ सही याद रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। और CPI की जो स्थापना हुई थी, ये मार्क्सवादी CPIM, यहाँ आप यम लिख लीजिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1964 को, 7 नवंबर 1964। और NPP की स्थापना थी 6 जनवरी 2013, 6 जनवरी 2013। सबसे नई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो NPP है, नेशनल पीपल्स पार्टी। आशा करते हैं आप सब लोग समझ पाएंगे। जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया है। हर प्रश्न में व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो फिर इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। कभी भी आप चीज़ों को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन और आंसर को कितना आप याद करेंगे? जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी टाइम जो याद करना रहे याद कर लिया करिए। फिर यहाँ पे आपको शब्दों को देखना और शब्दों को पकड़ना है, बस इतना ही अगर आप कर पा रहे हैं तो आप बेहतरीन कर पाएंगे एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध, शीत युद्ध। तो सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध जो है वो प्रथम विश्व युद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन से शासक दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं? गुप्त शासक, मौर्य शासक, चोल शासक, सातवाहन शासक। तो दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाने जाने वाले शासक थे सातवाहन शासक। इनका जो विस्तार था महाराष्ट्र से लेकर उधर नीचे आंध्र प्रदेश, फिर इधर तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों पे इन लोगों का पूरा एकदम कंट्रोल था। इसीलिए इन्हें दक्षिण पथ के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहनों को, सातवाहन। और मौर्य शासक तो हो नहीं सकते क्योंकि ये मगध में यहाँ पर स्थित थे, बिहार उहार के आसपास। गुप्त शासक भी नहीं हो सकते, चोल शासक भी नहीं हो सकते। चोलों का तो बहुत थोड़ा सा ही क्षेत्रफल था, बहुत बड़े शासक ये लोग नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदार लोकतंत्र को परिभाषित करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? उदार लोकतंत्र शब्द को पकड़िएगा आप सभी लोग पढ़ते समय। संविधानिक सरकार औपचारिक सामान्यता विधिक नियमों पर आधारित होती है, ठीक बात है। उदार लोकतंत्र विशेषता है नागरिक स्वतंत्रताओं और वैयक्तिक अधिकारों की प्रत्याभूति होती है। नागरिक स्वतंत्रताओं और वैयक्तिक अधिकारों की प्रत्याभूति होती है, यह भी ठीक बात दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रत्याभूति होती है। सॉरी, अभी इस पे बात करते हैं, तो ठीक है पहला वाला। यह राजनीतिक प्राधिकार को संभावित असीमित शक्ति के साथ विनिहित करती है, विनिहित करती है।
राजनीतिक प्राधिकार को नीचे दिए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यहाँ यह भी सही है, दूसरा ऑप्शन, यहाँ तीसरा ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसलिए इस पर इसका राइट जवाब बना जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेनिहित जो शब्द दिया गया है, यही गलत दिया गया है इसमें, और असीमित शक्ति के साथ, यह भी गलत दिया गया है, क्योंकि चीज़ें तो कंट्रोल करने के लिए संविधान है ना, हमारे पास संविधान है। ऐसे अगर आप सोच पा रहे हैं प्रश्नों को, तो फिर आप ठीक ठाक अपनी तैयारी किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ शब्दों को छांटना है, यहाँ कोई रट के नहीं चीज़ों को कर पाएगा। उदार लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए, असीमित शक्ति के साथ बेनिहित करती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको, प्रत्याभूति शब्द से आप परिचित हों, तो इन सब चीज़ों को मिला के ही आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो कोई रट के नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ तो प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने आपको 20 प्रश्न करवाए हैं, सेक्शन वाइज आपको मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। 20 क्वेश्चन मिले हैं, आप खुद से भी कुछ करिए, और जो मैं करवा रहा हूँ आप चीज़ों को देखिए, क्योंकि इससे आपको पेपर हॉल में प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं उसी अप्रोच से करवाता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में कम समय में कैसे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि आता तो बहुत लोगों को है, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है या कैसे चीज़ों को छाँटना है, यह बारीक आपको सीखना पड़ेगा। यह सीखने के लिए आपको स्किल टेक परिवार से यदि आप नए हैं तो अवश्य जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, और जो भी सूचनाएं होंगी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता रहेगा। तो आशा करते हैं आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता है, क्वेश्चन आंसर को अवश्य करना है, या रिवीजन के तौर पर करिए, या फिर अपना एक कॉपी रखिए। अब पहले आपको इसको पॉज कर लेना है, फिर अपने से एक ऑप्शंस को टिक कर लेना है कि यही 2 नंबर सही है आपके हिसाब से। फिर जो मैं बोलता हूँ उसको आपको देख लेना है कि मैं कि सर क्या बोल रहे हैं इसमें, उसको एक बार मैच करा लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा था फिर डायरेक्ट ही करिए, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप पढ़िए। क्योंकि पढ़ाई का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप ऐसे पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन से ही आते रहते हैं। कैसे भी आप पढ़िए, बस आप पढ़ते रहिए, आप पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, वो सभी लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी न्यू स्टूडेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इस चैनल पर मैराथन्स भी आपको मिलेगा, मैथ्स का जैसे हो गया, फिर साइंस का भी मिल जाएगा आपको, फिर आपको सोशल साइंस का भी मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप ही के लिए किया जा रहा है, तो नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने बच्चे तो समझदार है नहीं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोग अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए, धन्यवाद।